तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर। तो अभी हम मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा सेट वन है। कौन से सब्जेक्ट का? मैथ, ठीक है ना। मैथ्स सेट का आज हमारा सेट वन है, जिसमें हम आज ढेर सारे अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। उसके साथ साथ जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले साल हमारे पूछे गए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पिछले साल पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस उस लेवल के हैं, ये प्रेडिक्टेड है कि आगे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि आगे आ जाए, वही हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो आप बिहार डीएलएड 2026 का हमारा मैथ्स का सेट हमारा वन है। तो चलिए आज का हमारा सेट को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है हमारा 20,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 25,088 रुपए हो जाएगी। मतलब 20,000 रुपए है, ठीक है। बोल रहा है कि कितना उस पर दर लगाया जाए, रेट कितना दर से चक्रवृद्धि ब्याज में वह 2 वर्ष में वह जो मूल्य होगा ना 20,000 बढ़कर 25,088 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमें हमें क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हमें पता है, हम इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, पी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, और फिर 100 प्लस आर मतलब हो गया हमारा रेट अपॉन में 100, और इसका पावर में हो जाएगा टाइम टी। अब हम क्या करेंगे, इस सभी का वैल्यू इस जगह पे पुट कर देंगे, जॉन से मतलब जॉन जिस जगह पे हमारा हो रहा है। देख, अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, मतलब अमाउंट मतलब हुआ फाइनल, मतलब ईयर के बाद जितना दर लगने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमारा है वो हमारा कितना है 2588। तो देखिए 2588, तो क्या है हमारा हमारा हो जाएगा 25,000, सॉरी 25,088 इक्वल टू हमारा अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 20,000, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा 20,000 और 100 प्लस आर हमसे पूछ रहा है अपॉन में 100, और टाइम कितना दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है 2 साल, ठीक है ना। टाइम हमारा हमारा 2 साल दिया हुआ, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आप देखिए 20,000 जो है हमारा, 20,000 को अगर हम इस तरफ यहाँ पे लाएंगे तो हमारा डिविजिबल में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25,088 अपॉन 20,000 इक्वल टू में आ जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर कहाँ से आपको पता चल गया? होल मतलब 2 जो है हमारा ईयर्स है, 2 साल में, आपको दिख रहा है ना 2 वर्ष में, वही हमारा 2 है। अब देखिए, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 28 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारा 25 का होल स्क्वायर। 28 अपन 25 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और इस तरफ हमारा है, इस तरफ हमारा है 100 प्लस आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। इतना तक अब समझ में आ गया ना। इस तरफ है, मतलब ये जो 2588 है, इसको जब देखिए कैंसिल करते जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, फिर आगे भी होते जाएगा, वहीं जाकर ये हमारा आ जाएगा 28 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर सेम है तो हम बेस सेम हो जाएगा, पावर जब सेम है तो हम बेस को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा आ जाएगा, पावर सेम है तो हम बेस को सेम कर लेंगे, 28 अपॉन 25 बराबर में क्या आ जाएगा, ये 100 प्लस आर अपॉन में 100। इतना समझ में आ गया ना आपको? तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2800 इक्वल टू में 2800, इधर ये 28 है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में 2500 प्लस 25 आर। इतना तक आपको समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया। और अब देखिए, अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ये 2800 है और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, हमारा बचेगा 2800 में से 25 जो जाएगा तो हमारा 300 बचेगा। और 300 देखिए यहाँ पे, तो 300 हो जाएगा, और अपॉन में 25 आ रहा है तो 25 हमारा डिवाइड में चला आएगा, इक्वल टू में आर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आर हमारा आ जाएगा 12।
आर बराबर हमारा आ गया 12, ठीक है ना। आर बराबर हमारा क्या आ गया 12, मतलब 12% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया ना। तो इसमें हमारा मेन मतलब मेन मुद्दा कौन सा हुआ, इंपॉर्टेंट बात याद करने वाला, इंपॉर्टेंट बात इसमें हमारा ये हुआ याद करने वाला, ठीक है ना। इस बात पर आप लोग फोकस कीजिएगा। जो ये फॉर्मूला है इस पर, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग उस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें बोला है कि अगर हम यहाँ पहले आप अमाउंट भूल जाइए, अब 12% आया, मतलब अगर हम 20,000 रुपए को 12% के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो 2 साल में वह 25,088 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेंगल GHI ट्रेंगल KLM के समरूप है, मतलब जो ट्रेंगल GHI है, देखिए ट्रेंगल ये मान लीजिए हमारा ट्रेंगल GHI हो गया और ये हमारा ट्रेंगल हो गया KLM, ठीक है ना। GHI और KLM ये हो जाएगा GHI KLM, ठीक है ना। GHI KLM इतना पता चल गया। अब बोल रहा है ये दोनों समरूप है, तो समरूप है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ देते, ट्रेंगल KLM की परिमिति और ट्रेंगल GHI की परिमिति 1:4 है, मतलब ट्रेंगल GHI ट्रेंगल KLM का परिमिति का अनुपात कितना दिया है 1:4। अब आगे बोल रहे हैं GH की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, GH की जो लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये GH की लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ किस रहा क्या रहा, इसके संगत में ये GH है तो इसके संगत मतलब ये वाला, ये इसके संगत ये होगा, इसके संगत ये, इस नीचे वाले संगत नीचे वाला, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इसके संगत बोल रहे हैं KL का लंबाई क्या होगा। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपको बता दें इसमें होता है ट्रेंगल GHI, एक मिनट, ट्रेंगल GHI का परिमिति अपॉन में ट्रेंगल KLM का परिमिति, ट्रेंगल GHI का परिमिति और अपॉन में ट्रेंगल KLM का परिमिति बराबर हो जाएगा इस संगत भुजा के, मतलब GH अपॉन में KL, इस दोनों के अनुपात के हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात कितना दिया है, ये हमारा अनुपात दिया हुआ है 1/4, मतलब 1:4, और GH हमारा दिया हुआ है 2। तो KL हमसे पूछ रहा है, तो KL हमारा आ जाएगा 8। इतना तक अब समझ में आ गया। KL हमारा क्या आ जाएगा, KL हमारा आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे आपको समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है वो एक दूसरे का समरूप है, ठीक है ना। जब एक दूसरे का समरूप है तो ये हमारा जब, और ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा फॉर्मूला से, यहां से हमारा जो फॉर्मूला आया, यहां से जो हमारा फॉर्मूला आया, यहां से हम ये वाला मतलब KL का वैल्यू निकाल लिए। इधर तक आप समझ में आएगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यदि मतलब ये एक फिगर दिया हुआ है, यदि AB EC के समानांतर हो, मतलब AB ये वाला इसके बराबर है, AB EC के बराबर है, ठीक है ना, इसके बराबर है। AB जो हमारा EC के बराबर है। अब बोल रहा है कि हाँ एंगल BCD और 72 डिग्री, एंगल BCD हमारा कितना है 72 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है 72 डिग्री। अब बोल रहा है क्या एंगल BAC का मान क्या होगा, ठीक है, एंगल BAC का हमारा मान क्या होगा। आपको बता दें कि वृत्तखंड का जो कोण होता है, वृत्तखंड का आंतरिक कोण बराबर होता है, मतलब
ये जो 72 डिग्री है ना, इसके हमारा बराबर हो जाएगा, ये जो थीटा हो जाएगा इसके हमारा बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा एंगल बी डी बराबर होगा एक्स के, मतलब एक मिनट, एंगल बी सी डी हमारा कितना है, बी सी डी हमारा कितना है 72 डिग्री। ठीक है, एंगल बी सी डी हमारा 72 डिग्री है। तो यहां से हमारा एंगल बी सी डी जो कि बराबर हो जाएगा एक्स के। एक्स हमारा क्या है, मतलब एक्स जो हमारा, एक मिनट, इसको हम एक्स की जगह पे एंगल ए लिख देते हैं। ये बराबर हो जाएगा हमारा एंगल किसका, बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ए सी के हमारा बराबर जो कितना है 72 डिग्री। आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो वृत्त का जो आंतरिक कोण होता है ना वो बराबर होता है, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो पैरेलल भी है तो हमारा ये समानांतर है, समानांतर है। ठीक है ना, तो वो हमारा हो जाएगा, और वृत्त का आंतरिक कोण हमारा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें से 3 जो है वो द्विघात समीकरण है, लेकिन एक जो है द्विघात समीकरण नहीं है। इसे हम अपने मतलब इसे हम ऑब्जर्वेशन के मेथड से करके देखते हैं। देखिएगा, द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसका अधिकतम घात 2 होना ही चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप करेंगे 2x², माइनस पोजीशन में मतलब माइनस और पॉजिटिव से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 2x² ये हो जाएगा, और इधर हमारा केवल यहाँ पे हमारे मतलब यहाँ पे 2x² प्लस 8x माइनस 11 इक्वल टू x माइनस x प्लस 6 हमारा ये आ जाएगा इस तरफ। इस तरफ जाएगा तो हमारा मतलब x² यहाँ पे सेफ है, मतलब x² सेफ है, तो यहाँ ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण हमारा ये वाला है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब द्विघात समीकरण नहीं बोल रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ देखिए 4x² यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, 4x², और इस तरफ कितना आ रहा है 5x²। मतलब अभी भी अगर हम माइनस भी करेंगे तो एक x² हमारा बच सकता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा x² आ गया, तो मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। अब ये वाला देखिए, x² और इस तरफ भी x², दोनों सेम है। अगर हम इसको इस तरफ लाएंगे माइनस करेंगे तो मतलब ये हमारा टोटली कैंसिल हो जाएगा। x² और इस तरफ से x² लाएंगे तो हमारा टोटली डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 50 इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 11। अब देखिए ये x², इसको माइनस को इस तरफ x² को लाएं, x² इस तरफ माइनस में है। ठीक है, अब देखिए 2x है तो प्लस 2x और ये प्लस 5x। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये माइनस 15 और ये माइनस 11 बराबर में 0, और ये देखिए ये x² और ये x² हमारा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारा 7x और माइनस में 15 10 25 और 1 26 बराबर में 0। मतलब ये हमारा रैखिक समीकरण आ गया, लेकिन हमारा द्विघात समीकरण नहीं आया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, एक दुकानदार 1330 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है। कोको कोई बीज होगा वो बेचता है, मतलब 1330 रुपए 1 किलो का दाम है। उसके हिसाब से यह कोको का बीज बेचता है, जिसमें उसे 15% की हानि होती है। मतलब जब 1 किलो 1330 रुपए का बेचता है तो उसे जो होता है 15% की हानि होती है। फिर बोल रहा है उसने अब निर्णय किया कि अब वह 1330 के बजाय 1463 रुपए को बेचेगा। ठीक है ना, 1463 रुपए प्रति किलो बेचेगा। तो उसे उसका परिणाम क्या होगा, ये हमसे बोल रहा है उसका परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा हुआ है कि अगर 1330 रुपए को बेच 1330 रुपए किलो बेच रहा था तो उसे 15% की हानि हो रही थी। लेकिन अगर वो 1463 रुपए को बेचने लगेगा, 1463 रुपए का, तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या उसे फायदा होगा या क्या उसे नुकसान होगा, वो हम निकालते हैं। चलिए,
यहाँ पे देखिए हमें पहले उसका कुल दाम हमें, क्योंकि जैसे कि हानि हो रहा है तो कितना पर करे तो उसे न हानि हो न लाभ, मतलब उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, तो प्राइस तो हमें पता नहीं है। और हानि कितना का हो रहा है, हमारा हानि हमारा हो रहा है 15% का। देखिए तो क्या करेंगे, 15% का हानि हो रहा है हमारा, तो क्या करेंगे 100 में से 15 मतलब 85। तो हम मतलब रियल जो हमारा दाम निकालने का फॉर्मूला है कैसे निकालेंगे, जो रेस्ट मतलब 15% का हानि हो रहा है तो बच के कितना रहा है 85, तो हम लिखेंगे 85% ऑफ एक्स। 85% ऑफ एक्स जो हो रहा है कितना हो रहा है 1330 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर जो x आएगा वो हमारा x रियल प्राइस होगा, जो एग्जैक्ट उस वैल्यू का प्राइस मतलब अब कोको बीज का दाम है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85/100, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1330 गुने 100/85। तब तक आपको समझ में आ गया इतना कैसे आया, 1330 गुने में 100/50, इतना तक हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अब इसको मतलब इसको हम क्या मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब इसको हम देखिए, इसको हम 5 से करते हैं, 2 0 आ गया और ये 1 7 आ गया, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा हमारा 1 7 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 2 0 0 और ये 17 आ गया। इतना तक आपको समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ। अब देखिए अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा x बराबर 17 और 2 2 6 2 6 6 0 0 इतना आ गया। अब इसको 1 से देखिए हमारा ये आया, क्या आया 1564.7। सात के बाद कुछ आएगा लेकिन हम इतना एवरेज ले लेते हैं, मतलब एक्स हमारा क्या आ गया 1564.7, मतलब उसका रियल प्राइस जो है 1564.7 आ गया। तो हमारा रियल वैल्यू कितना आ गया, एक्स बराबर हमारा आ गया 1564.7, ठीक है। 1564.7 हमारा आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर वो ऑब्जेक्ट को कितना में बेचने लगा है, अगर वो ऑब्जेक्ट को 1463 रुपये में बेचने लगे तो उसे क्या आएगा, मतलब उसका उसका परिणाम क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे पहले, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली पता हो गया कि उसे अगर कितना 1564 से कम में कितना भी बेच ले उसे हानि ही होगा। परसेंट भले ही घट जाए लेकिन हानि उसे होना संभव है। तो देखिए तो अगर हम तो अब बेच कितना रहा है 1463 रुपये का, तो अब क्या करेंगे हम 1564 में से कितना 1463 रुपया माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7.101, मतलब 101.7 इतने रुपए का उसे हानि होगा। कितने रुपए का उसे हानि होगा, एक हानि नया हानि नया, मतलब पहले तो और ज्यादा हो रहा था अब थोड़ा कम किया तो अब 101.7 रुपया का उसे हानि होगा। अब इसका परसेंट हमें निकाल देना है, तो कैसे निकालेंगे, 101.7 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, रियल वैल्यू रियल दाम कितना है 1564.7, इसको गुना 100 से कर देंगे। इसको जब आप करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा लगभग 6 पॉइंट मतलब लगभग क्या ये हमारा 6.5 के ही बराबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारा 6.5% आ जाएगा, मतलब ये जो आया हमारा ये हमारा हानि ही है, क्योंकि वह बेच रहा है 1500
64.7 रुपए से कम, तो हमारा क्या होगा, हानि होगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6.5% का हानि। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए उसमें जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि वृत्तखंड का आंतरिक कोण हमारा बराबर होता है, तो उसी बेसिस पर हम ये करेंगे। लेकिन क्वेश्चन समझिएगा कह क्या रहा है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब एक और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या एक ही से हमारा आंसर केवल निकल जाएगा कि दो की मदद भी चाहिए। अगर दोनों की मदद चाहिए तो ऑप्शन वो हमारा उसके हिसाब से लगाइए, अगर नहीं चाहिए तो देखिए केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, ये यही बोल रहा है। तो देखिए उसी बेसिस पर हम देंगे। तो आपको पता है क्या बोले हैं कि आंतरिक कोण जो होता है हमारा बराबर होता है, तो एंगल डी हमारा ये क्या होता है, तो एंगल डी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। एंगल डी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल डी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे ही एंगल डी जो है हमारा 60 डिग्री है, क्योंकि वृत्त का आंतरिक कोण बराबर होता है, उसी के बेसिस पर एंगल डी जो होगा हमारा एक्स के बराबर होगा, वो हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है ना। एंगल डी जो होगा हमारा एक्स का बराबर, वो हमारा 60 डिग्री होगा। तो हमारा अब देखिए, अब हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें किस बेसिस पर आंसर पता चला। पहले तो हमें इस फिगर के बेसिस पता चला कि फिगर जो होगा ये दोनों एंगल बराबर होगा। अब बोल रहा है कि अब पहले और फिर एंगल कैसे पता चला, एंगल हमें स्टेटमेंट 2 से पता चला और स्टेटमेंट 1 से हमारा फिगर का पता चला। स्टेटमेंट 2 मतलब दोनों की हमें मदद से हमारा आंसर निकला है। तो हम आंसर क्या देंगे, पहले अब इसको पढ़ेंगे। केवल एक पर्याप्त है मतलब नहीं, मतलब केवल एक ही से हमारा आंसर निकला है नहीं, और फिर या तो एक अथवा दो, मतलब या तो एक या तो अथवा दो, तो नहीं हमें दोनों से तो निकला है, हमें दोनों से ना मदद से हमारा आंसर निकला है। और फिर केवल दो पर्याप्त तो नहीं, अब बोल रहा है एक और दो दोनों ही पर्याप्त है, मतलब दोनों जब रहा तो उसी के रिलेशन से हम अपना आंसर निकाले। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए 361 रूट, सारा रूट में है, स्क्वायर रूट में, तो रूट अंडर 361 प्लस रूट अंडर 625 प्लस रूट अंडर 196 का मान क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए रूट अंडर 361 प्लस 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 25 का, प्लस 196 होता है हमारा 14 का। इतना हो गया। अब देखिए अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 10 जीरो, और फिर 6 2 8 0 और 4, मतलब हमारा एक टोटल आंसर कितना आ गया 20। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 20। इतना आपको समझ में आ गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, मतलब एक आयत मतलब रेक्टेंगल की लंबाई लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है हमारा 7:4 दिया हुआ है, और आयत का परिमाप हमारा उतना है, तो हमारा चौड़ाई पूछा है। आपको आयत का परिमाप बता दें, आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये जो होता है हमारा आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए अब हम इसी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे अब, और हमारा क्या है L अपॉन बी है हमारा 7/4, तो हमारा L हो जाएगा 7x और B हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है ना। इतना तक आप याद रखिएगा, L हमारा हो जाएगा 7x, B हमारा हो जाएगा 4x। इतना हो गया। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे और परिमाप हमारा दिया हुआ है 220, तो हो जाएगा 220 बराबर में 2, एल हमारा हो जाएगा 7x प्लस 4x, 220 अपॉन में 2 बराबर में 11x, 110, तो x हमारा आ जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा 10 आ जाएगा। एक मिनट, हाँ x हमारा 10 आ गया। अब क्या बोल रहा है, आयत की चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई हमारा क्या है 4x, चौड़ाई जो है हमारा वो है 4x, तो x हमारा कितना आया, x हमारा 10 आया, 4 इंटू 10 जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना तक आप समझ में आ गए ना। इसमें क्या हुआ, इसमें अनुपात दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात हमें दिया हुआ है, उसी के बेसिस पर हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
यदि ए का 4.8% बी का 1.05% के बराबर है हो, मतलब देखिए ए का 4.8% बी का 1.05% के बराबर है, तो क्या ए इज टू बी का रेशियो पूछ रहा है, ए इज टू बी का हमसे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ये निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा a इंटू 4.8 इंटू में 100 और बराबर में b इंटू 1.05 अपॉन में 100। इतना तक आप समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अब देखिए a को मतलब इसको अब एक दूसरे के रिलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा a अपॉन बी बराबर आ जाएगा ये 1.05 अपॉन में 100 और ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 4.8। इतना आपको समझ में आएगा ना। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये जब पॉइंट हम हटाएंगे ना तो नीचे हमारा एक जीरो आ जाएगा, ये हमारा नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो हमारा ये आ गया a अपॉन बी बराबर 105 अपॉन 480, 105 अपॉन 480। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना से डिवाइड होगा, ये हमारा हो जाएगा जब हम इसको देखिए 5 से डिवाइड करके देखते हैं, ये हमारा जाएगा 21 और ये आ जाएगा हमारा 9 और 6 96। इतना हो जाएगा ना हमारा 96, 9 और 30 96। अब देखिए अब 21 और 96 तो हो गया, इसको हम कितना 3 से करते हैं तो 7 अपॉन में 32। अब हमारा डिवीजन मतलब a अपॉन बी हमारा कितना आ गया 7 अपॉन में a इज टू बी हमारा आ गया रेशियो 7:32, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर। इतना आपको समझ में आ गया ये हमारा कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है x प्लस 5 अपॉन मतलब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 और अपॉन में डिवाइड में x प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 10x+25। इसका मतलब क्या हुआ, इसका न्यूनतम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म इसका बताइए। तो देखिए हम करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 और जब इसको हम जब मतलब फैक्टराइज करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 5 और x+2, ये हमारा आ जाएगा x प्लस 5 और x+2। इसको आप करके देखिएगा, हम मिडिल टर्म स्प्लिट से किए हैं ना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इसको जब करेंगे तो ये हमारा x प्लस 3 है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x+25। इसमें होता है कि पहले वाले संख्या को मतलब सी इसको और इसका इस दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों इसका हम ऐसा नंबर लाए जो दोनों का एडिशन के बराबर हो, मतलब इस दोनों जोड़ने घटाने पर 10 आए और गुना करने पर 25 है। तो 5 अगर हम लेंगे 5 5 तो क्या आ जाएगा 5 5 हमारा 10 और गुना करने पर 25। तो चलिए ये हमारा आ जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 5, यहाँ से हमारा x प्लस 5 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारा क्या x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3। x प्लस 2 ऑप्शन नंबर हमारा क्या ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है आंकड़े मतलब एक आंकड़े है 7.5 7.3 ये ऐसे दिया हुआ है, इसका मोड बताइए। तो मोड मतलब होता है हमारा देखिए मीन मीडियन मोड, मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यक और मोड मतलब बहुलक। कुछ कह रहा है हमसे बहुलक, तो बहुलक क्या होता है आंकड़े में जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम उसका बहुलक कहते हैं। इस आंकड़े में मैं कौन सा जो टर्म है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो हमारा टर्म है आप लोग देखिए 7.2 देखिए यहाँ पे 1 2 और फिर 3 4 बार हमारा 7.2 आया है। और अगर हम देखें 7.7 1 2 ही बार और उसके बाद हमारा ये 2 ही बार है, मतलब सबसे ज्यादा बार हमारा है 7.2। तो मोड हमारा क्या हो जाएगा 7.2 7.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:5 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हमारा होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा 2πr/h, इसका वक्र पृष्ठ का हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर दो है देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
बेलन का हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा होगा 2 पाई आर एच। इतना समझ आ गया ना। और दो बेलन है तो हम क्या करेंगे, एक का हम R1 मान लेंगे, एक का हम R2 मान लेंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा 2 पाई R1 H1 और फिर 2 पाई R2 H2, इतना हो जाएगा। और 2 पाई मतलब याद रखिएगा 2 पाई से 2 पाई, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। और R1 हमारा क्या है, R1 देखिए हमारा 3 है और फिर H1 हमारा है 2 अपॉन में R2 हमारा कितना है, R2 हमारा 5 है और H2 हमारा क्या है, H2 हमारा 3 है। ये हमारा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आगे हमारा कितना 2:5, मतलब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या आ गया 2:5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:5। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि हम कैसे हुआ। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इसमें हमारा ये जो फॉर्मूला है वो हमारा इंपॉर्टेंट हुआ। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि cot थीटा प्लस cosec थीटा बराबर में 5 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा हमारा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। और cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन में sin थीटा, और जो बराबर हो जाएगा 5 के। इतना आपको समझ में आ गया ना, ये कैसे हुआ। ये थ्योरम होता है, मतलब थ्योरम क्या बोले, आइडेंटिटी होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये कॉट थीटा होता है cos थीटा अपन sin थीटा, और cosec थीटा होता है 1 अपन sin थीटा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा sin थीटा, यहाँ से cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 5। तो इतना आ गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा क्योंकि अब इम्पोर्टेंट हमारा क्या मेथड, मतलब आगे का जो तरीका है वो है। ये हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 5 sin थीटा, इतना हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, कहा गया हमसे पूछ रहा है cos थीटा क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। SB मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। SB मतलब होता है स्क्वायरिंग हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। इतना तक सब समझ में नहीं, ये कैसे हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे हम करते हैं। तो cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b तो 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा मतलब 25 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा को ही cos स्क्वायर थीटा के टर्म में बदल देंगे। यहां से हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू में क्या करेंगे, इसको 25 है तो 25, और sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया ना हमारा। ये कैसे हुआ आपको पता चल गया। sin स्क्वायर थीटा हमारा होता है cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम चेंज कर दिया, यहाँ से हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू में 25 माइनस 25 cos। इतना तक आपको समझ में आ गया ये कैसे हुआ, इतना तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे प्लस है। तो अगर हम इसको इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26 cos स्क्वायर थीटा प्लस और फिर जो ये है 2 cos थीटा और प्लस देखिए यहाँ पे 25 है ना, और वे 1 है, 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे। 1 को उस तरफ ले जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस 25 माइनस 1 24 आ जाएगा इक्वल टू में 24। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले ले सभी में से, हमारा आ जाएगा 13 cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में 12। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया? इतना तक कैसे आया? अब 12 को इस तरफ लाएंगे, माइनस में 12 बराबर में 0। अब हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो देखिए 13 है और एक मिनट, हाँ 13 है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हम यहाँ पे मतलब ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा को हम x मान लेते हैं, कॉस थीटा को हम क्या मान लेते हैं? x। थीटा को हम x मान लिए, ठीक है ना। कॉस थीटा को हम क्या मान लिए? कॉस थीटा को केवल माने हैं हम। कॉस थीटा को जब हम x मानेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 12 बराबर में 0। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से एक पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ से क्या बोले थे हम आपको? बीच में जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए? हाँ, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 13 गुने 12 जो आएगा वो आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप एक बात यहाँ पे फोकस कीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस 12 गुने 13 तो हमारा क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही माइनस में आएगा तो यहाँ पे कर लिख देंगे हम इसको। जब हम 13 एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है और बीच में प्लस है तो प्लस 13 एक्स माइनस में 12 एक्स और ये माइनस में 12। क्या हम इतना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुने 12 ये इससे मारा है, तो यही से हमारा हम 13 एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस में 12 जो कॉमन लेंगे तो हमारा जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर में 0। हमारा एक्स हमारा क्या क्या आ जाएगा? हमारा एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और 12 अपॉन में 13, मतलब x हमारा 2 आ गया, -1 और 12 अपॉन में 13। ठीक है ना, ये वाला बात आप ध्यान दीजिएगा। 2 हमारा x आया। अब बोल रहा है क्या कि इसमें से x का वैल्यू क्या है? तो हमारा 12 अपॉन 13 आया, तो हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1 भी है लेकिन 1 तो ऑप्शन में नहीं है, हमारा एक ही मान दिया हुआ है, तो 12 अपॉन में 13 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखिए k के निश्चित मान के लिए, k का निश्चित मान के लिए इसका गुणनफल जो है, हाँ k के, हाँ गुणनफल 26 है, तो मूल क्या होगा? क्या कहते हैं? गुणनफल हमारा 26 है तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है? c अपॉन में a। तो क्या करेंगे हम? अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो तो c अपॉन में a हमारा हो जाएगा। ठीक है, c अपॉन में a हो जाएगा, तो c हमारा क्या है? यहाँ से हमारा c है हमारा, और ये 26 बराबर हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में a है हमारा a1। ठीक है ना, यहाँ पे x का वैल्यू, x का जगह पे, यहाँ पे हमारा x का जगह ले लिया है a स्क्वायर। ठीक है, x का जगह पे हमारा क्या लिया है? x का जगह पे हमारा x a स्क्वायर आ गया है। उसी के बेसिस पर 3k स्क्वायर हमारा -1 हमारा c आ गया, और a का गुणक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर हमारा 1 है, तो c अपॉन में a हमारा ये आएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3k स्क्वायर बराबर में 27, ये 9 कट जाएगा तो k हमारा आ जाएगा ±3। k हमारा क्या आ गया? k हमारा आ गया +-3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? b, अब हम मतलब इसका हम क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो हमें यहाँ से d डिस्क्रिमिनांट जो होता है, अगर हम d हमें पता चल जाएगा ना, तो d से हम क्या करेंगे, मतलब d से हमें क्या निकाल सकते हैं? जो उसका जो मूल आएगा, क्या वो वास्तविक आएगा क्या वो काल्पनिक आएगा, वो हम यहाँ से मूल निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ से, हम k का वैल्यू, k का हम क्या वैल्यू 3 ले लेते हैं। k का वैल्यू जब हम 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? मूल d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां पे हमारा b क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा b हमारा है -3k, तो -3k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा क्या है? ए हमारा है 1, 3k स्क्वायर 4, हाँ ए हमारा 1 हो जाएगा, और ए सी हमारा क्या है? सी है हमारा 3k स्क्वायर -1।
इतना है हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। के का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, के का वैल्यू क्या बोले हैं हम यहाँ पे, के का वैल्यू यहाँ पे हम 3 लिए हैं, तो के का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। 3 3 9 3 27, 27 माइनस ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए 4 माइनस 4 इंटू 3 के स्क्वायर हमारा क्या है, के स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, 4 इंटू के स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 27 माइनस में 1, ये आ जाएगा 27 इंटू 4 इंटू कितना 29 और 3 27, ये 26 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा कितना आ गया 26, ये हमारा आ जाएगा 27 माइनस 26 52 112 52 104 104 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो मूल आ रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनांट जो आ रहा है, डिस्क्रिमिनांट हमारा लेस देन 0 आ रहा है ना, लेस 0 से छोटा आ रहा है। मतलब जब डिस्क्रिमिनांट हमारा 0 से छोटा आए उसका मतलब है हमारा मूल जो आएगा कल्पित होगा, मतलब काल्पनिक होगा हमारा मूल। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनांट हमें देखिए, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनांट क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनांट जब हमारा लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब है मूल इसका क्या होगा, काल्पनिक होगा, मतलब अधिकल्पित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ, डिस्क्रिमिनांट डी, और फिर अल्फा बीटा। इस दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह पूछेगा आपको। डिस्क्रिमिनांट आपको एक और मेथड बता दें, डिस्क्रिमिनांट हम यहाँ पे डी ही लेते हैं। डी जब 0 के बराबर हो इसका मतलब होता है मूल वास्तविक और समान आएंगे, मतलब एक मूल अगर 5 है दूसरा मूल भी 5 ही होगा। और फिर देखिए डी अगर 0 से बड़ा आए इसका मतलब है वास्तविक और असमान। मूल अगर एक 5 है तो -5 और कुछ भी आ सकते हैं, वास्तविक होना चाहिए और अलग अलग होगा दोनों। और डी अगर 0 से छोटा हो उसका मूल जो आएगा उसका मूल हमारा काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये हमारा 2 दिया हुआ है और इसका बोला लघुत्तम बताइए, लघुत्तम समापवर्ती है, मतलब लघुत्तम एलसीएम पूछ रहा है। तो चलिए 20 इसको हम क्या करेंगे, एकदम छोटे छोटे में तोड़ कर लिख लेते हैं। 20x² को हम लिख सकते हैं 2 में 5 और इंटू में x² को x इंटू एक्स और x माइनस वाई, इतना तक हम लिख दिए। अब देखिए और 35x² को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू में 5 और एक्स वाई स्क्वायर, तो x इंटू वाई इंटू में y अपॉन इंटू में x माइनस वाई। चलिए इतना हो गया ना x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से जो मतलब जो कॉमन है उसको हम, जैसे कि 2 है यहाँ पे 5 1 है 5 1 है तो हम 1 5 लेंगे, और जो नहीं जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको हम जैसा है वैसा ही उतार के लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, जो 2 एक ही में है तो क्या करेंगे 2 को हम वैसे ही उतारेंगे। और 2 और फिर देखिए 5 5 कॉमन है लेकिन 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 7। देखिए 7 भी केवल इसमें है तो केवल 7 लेंगे, एक ही 7 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x दोनों में x कॉमन है तो हम x ले लेंगे, x इंटू। अब देखिए और यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब देखिए x हमारा एक ऐसे ही बच गया, एक को हम एक और x ले लेंगे, और ये y है तो y इंटू वाई, और यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है तो हमारा ये आ जाएगा x माइनस वाई 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 35 70 140, 35 100 भले 140 x² y² इंटू x माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डी। ठीक है, चलिए करेक्ट हो गया। अब समझ में आ गया आपको ना ये कैसे हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए यदि समीकरण ए बी, ये वाला है ए x² गुणन का मतलब ये हमारा टोटल ए हो जाएगा, ये बी और ये हमारा सी का मूल 1 है, इसका जो मूल दिया हुआ है हमारा 1 है, तो क्या बोल रहा है तब दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल तो ये आसान है, देखिए दूसरा मूल कैसे निकालेंगे। देखिए मूलों का वो गुणनफल है, वो क्या पता है, मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है, कहा गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है ना, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, ये होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो हम इस अल्फा प्लस बीटा के मेथड से निकालते हैं। अगर हम मान लीजिए एक मूल हमारा 1 है, मतलब मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं, हमारा अल्फा हमारा 1 दिया हुआ है, तो अल्फा हमारा 1 प्लस बीटा और माइनस बी अपन है, माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस बी इंटू सी माइनस ए अपन में ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा, एक मिनट, माइनस बी सी माइनस, हाँ ए हमारा हो जाएगा ए बी माइनस में सी, ये हमारा हो जाएगा ए। अब देखिए बी हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो ये माइनस बी इंटू सी माइनस ए अपॉन में ए बी माइनस सी, और ये माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1, तो बीटा हमारा आ जाएगा बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा ए बी माइनस, जैसे है वैसा ही उतर जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से हमारा हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए सी, और अपॉन में हमारा हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी हमारा इतना आ गया। अब देखिए ए बी प्लस में और ए बी माइनस में ये हमारा कैंसिल हो गया, और हमारा बचा क्या, यहाँ देखिए ये हमारा बचा ए सी माइनस बी सी, तो यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा बच जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और अपॉन में यहाँ से ए बी माइनस ए थी, यहाँ से अगर ए हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा जाएगा बी माइनस सी, मतलब ये आंसर देखिए सी ए माइनस बी और ए बी माइनस सी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। यहाँ इतना तो समझ में आ गया ना आपको कैसे आया। यहाँ पे हम किस मेथड से निकाले, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है उस मेथड से। अब यहाँ पे हमारा याद करने वाला पॉइंट क्या हुआ, यहाँ पे ये और ये इस दोनों को बात को आप लोग याद करिए कि ये दोनों जो बात है आपको हर जगह इंपॉर्टेंट आएगा, इस दोनों बात को आपको याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, दिया है कि ए बी और डीई का अनुपात जो है 2:3 है, तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप 4 सेंटीमीटर, तब डी एफ का परिमाप क्या हो जाएगा। तो चलिए ये हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको उधर भी बताए थे कि इस दोनों का जो परिमाप का अनुपात बराबर होगा उस दोनों के भुजा के अनुपात के बराबर। उसका मतलब एक का हम परिमाप मान लेते हैं x, मतलब ए बी सी का जो दिया हुआ है 4/x, ठीक है, बराबर हो जाएगा इसके अनुपात के बराबर, ये क्या है 2/3 आ जाएगा, 4 × 12x इक्वल टू में 2x। एक मिनट, 2:3 है तो क्या DEF का परिमाप पूछ रहा है ना, DEF 4/x, यहाँ पे देखिए ABC एवं DEF दो समरूप त्रिभुज है, किया है AB/DE बराबर 2:3, और ट्रायंगल ABC का परिमाप हमारा 4 सेंटीमीटर है, तब DEF का परिमाप हमसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में DE, तो 2:3, एक मिनट ट्रायंगल हम पहले बनाते हैं, ये एक हमारा ट्रायंगल हो जाएगा और एक ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ABC और DEF, ABC और DEF हमारा ये हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या, AB अपॉन में, मतलब AB ये 2x और ये हमारा हो जाएगा 3, इस दोनों का अनुपात हमारा ये है, और फिर और ABC इसका परिमाप हमें पता है, तो इसका परिमाप, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 4/x बराबर में हो जाएगा ये, हाँ 2/3, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 2x, x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा 6। यहाँ पे ट्रायंगल इसलिए बना है, इससे क्या होता है आपको रिलेट करने में बनता है, क्योंकि देखिए इस ये एंगल, ये जो साइड है इस साइड का अनुपात दिया हुआ है, तो इससे आप आसान, मतलब ये आंसर तो हमारा उस समय भी निकल गया था, लेकिन हम यहाँ पे हम रिलेट कर लिए कि हाँ एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, कंफर्म भी हो गए हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, ये देखिए शीर्ष, यहाँ पे
यहाँ पे ये हमारा त्रिभुज का तीन भुजों का भुजा का क्या है, तीन भुजा का मतलब बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला बता दें। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1 ये फॉर्मूला आपको याद देखिए, ये फॉर्मूला में बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x1 y2 माइनस में y3, x1 y2 माइनस में y3 प्लस x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 y1 माइनस y2 y1 माइनस, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। अब देखिए, अब यहां से हमें इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहां से ये हमारा हो जाएगा x1, ये x2 और ये x, इतना हो गया। x1 x2 x3 हमारे पास चल गया, और ये हो जाएगा हमारा y1 और ये y2 और ये हमारा हो जाएगा y3। फर्स्ट वाला होता है हमारा x और सेकंड वाला हमारा होता है y। तो हमारे से x1 x2 और x1 x2 x3 और y1 y2 y3 हमें पता चल गया। अब वैसे वैल्यू से पुट करेंगे तो हमारा जाएगा 1/2 x1 हमारा क्या है, x1 देखिए x1 हमारा -5 है, -5 इंटू x1 हमारा क्या है -5 इंटू y2 हमारा यह है -5, y2 है हमारा -5, माइनस में y3 हमारा क्या है, y3 हमारा 5 है, ये देखिए ये 5 हो जाएगा, और प्लस में x2 हमारा क्या है -4, तो प्लस -4 तो माइनस हमारा 4 हो जाएगा, और फिर y3 हमारा है 5 और माइनस में y1 हमारा हो जाएगा 7, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस x3 हमारा क्या है, x3 हमारा है 4 और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 7 और माइनस में y2 है हमारा -4, तो 7 - 5 तो ये हो जाएगा +5, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका केवल क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो 1/2 -5 इंटू -10, एक में -10 और फिर ये देखिए -4 इंटू में ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा हमारा, अब +4 इंटू में 12, इतना पता चल गया ना कैसे हुआ। अब देखिए 1/2 ये हो जाएगा 50 + 8 + 12 चौक 48, इतना हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है इसका, अब आगे मतलब ये क्षेत्रफल निकालने का क्या कैसे निकालेंगे, टोटल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 50 और 40 हमारा हो जाएगा 90 और 98 90 हो जाएगा, 90 और 16 हमारा हो जाएगा 106, 106/2 तो हमारा आ जाएगा 5 3 53 वर्ग, 53 वर्ग का क्या हम आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 वर्ग इकाई, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दे वाला बात क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो हुआ हमारा, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारा ध्यान देने वाला बात हुआ, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो हुआ हमारा, ये ध्यान देने वाला हुआ, इसको आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बिंदु ए का नियतांक 2,6 है, बी का नियतांक कितना है, को मिलाने वाली रेखा 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजन है। तो क्या सी का निर्देशांक पूछ रहा है, मतलब इसका जब डायग्राम हम बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ये एक रेखा है किरण रेखा, ठीक है ना, इसमें इसका ये ए है हमारा, ये हमारा बी है और इधर हमारा है सी। ए का नियतांक हमें कितना दिया, ये है 2 और 6 और बी का हमारा कितना है 5 और 1, ठीक है। और फिर इसका डिवाइड कितना में किया, डिवाइड हमारा 2:3 के अनुपात में किया, तो हमारा x और y ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला हम आपको बता दें, ये फॉर्मूला होता है x और y, इसका फॉर्मूला हमारा होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और फिर m1y2 प्लस y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो यह
और फिर इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x और y हमारा आ जाएगा बराबर में, x हमारा आ जाएगा, देखिए m1 हमारा क्या, m1 हमारा 2 इंटू, मतलब m, इसे हम m कहते हैं, m1 m2 और x1 तो बता ही दिए कि ये x1 x2 है और ये x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए m1 x2 हमारा क्या जाएगा, m हमारा 2 हो गया, x2 हमारा देख x2 हमारा 5 हो जाएगा और फिर प्लस में m2 हमारा 3 इंटू x1 हमारे यहाँ पे क्या, x1 हमारे यहाँ पे 2 है और अपॉन में 2 प्लस 3, m1 प्लस m2 है ये वाला, और m1 हमारा हो जाएगा 2 इंटू y2 हमारा है 1 प्लस m2 हमारा 3 इंटू y1 हमारा हो जाएगा 6 अपॉन में 5, 3 प्लस 2 5। अब यहाँ से 10 और 6 16 अपॉन में 5 और 16 अपॉन में 5 और ये हो जाएगा 2 और 6 3 9 9 6 3 18 और 2 20 मतलब 5 5 और 4, तो हमारा x और y कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 16 अपॉन में 5 और ये 4, मतलब ये ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा हुआ ये वाला, इस फॉर्मूले के आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है आपको हर जगह काम आएगा, तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित है, तो चाप की लंबाई बताइए। इसका फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई होता है तो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो 2 पाई हमारा यहाँ पे देखिए 2 हमारा क्या हो जाएगा और पाई 22/7 और आर हमारा क्या हो जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा, पाई हमारा 22 अपन में 7 और आर हमारा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 7 इंटू एंगल हमारा है 30 डिग्री और अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 और ये से ये 12 बार में, ये से हमारा 6 बार में और इससे 11 अपॉन में 3, तो हमारा क्या आ गया, चाप आ गया हमारा, चाप की लंबाई हमारी कितना आ गई 11/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमने अपना पहला सेट कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस जो है सभी क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये पिछले साल पूछे गए हैं और ये मतलब प्रेडिक्टेड क्वेश्चन से आगे आने वाले होने वाले एग्जाम में आने के लिए। ठीक है ना, तो हमने आज अपना सेट हमने अपना सेट 1 कंप्लीट कर लिया, बिहार डीएलएड का सेट 1, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे किए और सभी क्वेश्चन जो था मतलब एक अपने में वो कुछ मायने रखता है। ठीक है ना, क्वेश्चंस का महत्व था। ठीक है ना, तो सभी क्वेश्चंस को क्या कीजिए, एक बार 2 बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको अंदर से सभी क्वेश्चन को बनाने का आपको एक अप्रोच पता चल जाएगा, किस क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब आज हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया और हम क्या अगले क्लास में फिर से ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सभी सेट को मतलब इस सेट के सभी क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।